नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात महंगाई की करेंगे। कोरोना महामारी की मार झेल रहे लोगों की महंगाई से कमर टूट गई है। सबसे खस्ता हाल गरीब तबके और मिडिल क्लास का है। काम धंधा बंद है, आमदनी चौथाई से भी कम रह गई है, जबकि घर का खर्च दोगुना हो गया है। हालात तो यहां तक आ पहुंचे हैं कि बच्चों की बोतल से दूध, कढ़ाई से तेल और थाली में दाल सब्जी कम होती जा रही है। अब ऐसे में आम आदमी क्या करे? सरकार कहां है? सरकार को ये महंगाई क्यों नहीं दिख रही? आज सवाल यही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट जरा आप देखिए। कोरोना काल से त्रस्त जनता महंगाई की मार से भी परेशान है। सीधे तौर पर कहें तो पिछले एक साल से जनता चौतरफा मार झेल रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस ने जीना मुहाल कर दिया है, तो किराना सामानों की कीमतों की वजह से गृहस्थी की गाड़ी चलाना अब मुश्किल हो चुका है। एलपीजी के दाम एक साल में 200 रुपए तक बढ़े। पेट्रोल डीजल 18 रुपए महंगा। खाद्य तेल की कीमतें एक साल में डबल हो गईं। दूध जैसी बुनियादी चीजों की कीमत भी आसमान पर है। सब्जियां थाली से दूर हो गई हैं। थोक महंगाई दर बढ़कर 12.94% पर है। जुलाई का महीना शुरू होते ही आम लोगों की जेब पर बड़ा हमला रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम के तौर पर हुआ, जिसकी रफ्तार देख लोग घबराए हुए हैं। इसी पर नजर डालें तो भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 80 पैसे, डीजल 98 रुपए 13 पैसे, रसोई गैस 840 रुपए में मिल रही है। इंदौर में पेट्रोल 107 रुपए 79 पैसे, डीजल 98 रुपए 15 पैसे, तो रसोई गैस 862 रुपए में मिल रही है। ग्वालियर में पेट्रोल 107 रुपए 76 पैसे में, डीजल 98 रुपए 9 पैसे में, तो रसोई गैस 918 रुपए में लोगों को मिल रही है। जबलपुर में सबसे ज्यादा 108 रुपए 20 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो डीजल 98 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं रसोई गैस 841 रुपए में मिल रही है। अब सवाल यह है कि आम आदमी अपनी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक करे। सवाल यह भी कि बढ़ती महंगाई को लेकर दी जा रही दलीलें क्या आम आदमी के गले उतर रही हैं? टीम न्यूज स्टेट। बात सिर्फ अब पेट्रोल डीजल की नहीं रह गई है, बात गैस सिलेंडर की भी है, बात सरसों के तेल की भी है, बात सब्जियों की भी है, बात जो दाल आटा चावल हम खाते हैं उसकी भी है। हर चीज पर असर पड़ा है, दवाइयां महंगी हुई हैं। चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। इनसे हम समझेंगे कि आखिरकार सरकार का ऐसा कौन सा अर्थशास्त्र है जो उसे ये महंगाई नहीं दिख रही। इसके अलावा नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, और अमीनुल खान सूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नेहा जी, अच्छा है आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आप महिला भी हैं, तो गृहस्थी किस तरीके से चलती है बेहतर तरीके से समझती होंगी। अगर सरसों का तेल आम आदमी को डबल रेट में खरीदना पड़े, अगर एक साल में गैस सिलेंडर 200 रुपये महंगा खरीदना पड़े, तेल भी लगभग 20-25 रुपये एक्स्ट्रा देकर उसे लेना पड़े, तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो गया एक साथ, वो भी कोरोना के इस दौर में जब उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? लोकेंद्र जी, देखिए, सबसे पहली बात तो कि पैंडेमिक का जो दौर चल रहा है और अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, ये लगभग 100 वर्षों में एक बार ही आता है, ये हम आप सब जानते हैं। और जिस तरीके के डिमांड सप्लाई में एक अंतर आया है पिछले 2-3 महीने के अंदर, आप पेट्रोल डीजल को उठाकर देख लीजिए, जिन ओपेक कंट्रीज से आता है, तो ये लॉकडाउन का असर सिर्फ भारत में नहीं था, लॉकडाउन अन्य राज्यों में भी हुआ जहां से पेट्रोल डीजल आया करता था। नंबर 2 कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, और वो जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स करके गई थी, उसका भी हर साल हमको आज ब्याज देना है, जो लगभग 9,500 करोड़ के आसपास होता है, वो सरकार दे रही है, और वो बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि 2026 तक उसका इंटरेस्ट देना है। तीसरी बात की जो प्रोक्योरमेंट को डीरेगुलराइज किया था कंपनीज को, ऑयल कंपनीज को, उसका भी खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। एक समय था जब रेट बढ़ते भी थे तो कांग्रेस क्या करती थी, रेट कम करके रखती थी, क्योंकि ऑयल बॉन्ड करके रखे थे और आने वाले 6 महीने के अंदर चुनाव थे, तो वहां पर तो उन्होंने अपना फायदा सोचा, पर आने वाले समय के लिए भारत की जनता को वो कर्जदार करके चली गई। अब सबसे
मुख्य बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि पैंडेमिक के समय में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, क्योंकि लॉकडाउन की भी आवश्यकता थी, जान बचाने की भी आवश्यकता थी, तो एक ये डिमांड सप्लाई और जो अब कीमतें बढ़ी हैं पिछले 2-3 महीने के इम्पैक्ट की वजह से, वो अधिक है। मैं इस बात को मानती हूँ। इन्फ्लेशन रेट लगभग 6-6.25% चला गया है, पर आने वाले समय में जिस प्रकार से अर्थशास्त्री बता रहे हैं, ये कंट्रोल में आने वाला है और कुछ समय में आप देखेंगे कीमतें लगातार घटेंगी भी। क्योंकि आपने खाने की तेल की बात की और आपने उसको महिला से जोड़ दिया। ये बात ठीक है कि महिलाओं को इसका असर समझ में आता है और बहुत अच्छे से आता है। मैं उस बात पे विश्वास करती हूँ। पर एक बात ये है कि हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि हमारे देश में जो खाद्य तेल आता है, चाहे पाम ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर का हो, इसमें 60 से 65% हम तेल इंपोर्ट करते हैं। आप देख लीजिए, सोयाबीन का जो तेल है वो हमारे पास अर्जेंटीना से आता है। एक पैंडेमिक और दूसरा 20 साल में ऐसा कभी अर्जेंटीना में नहीं हुआ कि इतना भयंकर ड्राउट हो कि 100% तेल की सप्लाई बंद हो गई। दूसरी बात, आपने सूरजमुखी की बात की, सनफ्लावर ऑयल की, वो हमारे पास यूक्रेन और रशिया से आता है। वहां पर भी लगभग ऐसी ही ड्राउट की परिस्थितियां थी और जिस वजह से डिमांड सप्लाई में बहुत फर्क आ गया है। तीसरा, पाम ऑयल हमारे पास मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। वहां पर प्राकृतिक आपदा तो नहीं आई, पर वहां पर यह हुआ कि क्योंकि वहां की सरकार ने यह तय कर लिया कि उसको बायोफ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इस वजह से उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। अब जो तेल 60 से 70% हमें इन देशों से आता हो और दूसरा पैंडेमिक का असर हो, जहां पर डिमांड सप्लाई में एकदम से अंतर आ गया, तो रेट बढ़ना स्वाभाविक है। पर दूसरी ओर सरकार की प्राथमिकता ये थी कि एक पैंडेमिक का जो काल चल रहा है, उसमें किस प्रकार से जो गरीब है उसके घर तक अनाज पहुंच जाए। केंद्र सरकार ने पहुंचाने का काम किया, राज्य सरकार ने पहुंचाने का काम किया। किस तरीके से डीबीटी के माध्यम से, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, इस प्रकार से तमाम सारे लोगों को राहत देने का काम किया है। 20 मैं लाख एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसान है या एक मिडिल क्लास व्यक्ति बाइक चला रहा है, अगर वो 500 रुपए का तेल भी महीने में यूज कर रहा है, पेट्रोल या डीजल जो भी है, वो अब उसको 600-650 रुपए का पड़ रहा है। सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं। ये लगभग 400-500 रुपए उसका महीने का एक्स्ट्रा उसको देना पड़ रहा है। अगर इसे हम साल से कैलकुलेट करें तो लगभग 5 से 6 हज़ार ये हो जाता है। ये हम ये देखें कि 1 रुपये 2 रुपये बढ़ रहा है तो ये शायद गलत दिशा होगी उसे देखने की। अगर हम इसे ओवरऑल कैलकुलेट करें तो पेट्रोल डीजल का ये एक मिडिल क्लास आदमी पर साल का 5 से 6 हज़ार का भार पड़ रहा है। ठीक इसी तरीके से रसोई गैस के अगर आप 200 रुपये भी एक्स्ट्रा महीने के दे रहे हैं तो ये साल के अगर मैं 1 सिलेंडर भी यूज करूं तो लगभग 2,500 के आसपास पड़ता है। क्या इतनी आमदनी बढ़ गई है उस आदमी की? ये तो बेसिक चीज है ना, इसका जरूरत नहीं, मैंने आपसे कहा कि पिछले 2-3 महीने में जो लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी, उसमें निश्चित ही इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। मैंने इस बात को मना नहीं किया। तो मैंने ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी। सॉल्यूशन यही है कि अब जैसे जैसे अनलॉक की तरफ हम आगे बढ़े हैं, अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर आ रही है, और यही कारण था कि सरकार ने ये सोचा कि डीबीटी के माध्यम से सबसे पहले इन लोगों को सहायता पहुंचाई जाए जिनके काम धंधे पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। जिस प्रकार से ये लोग जो मजदूरी करते हैं या विकलांग हैं या विधवा हैं, उनको आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। और आप देखिए कि ये ऐसा पैंडेमिक है, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है कि उससे इलाज हम पा के एक तरफ हो जाएंगे। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। भी बढ़ाना था, मेडिकल फैसिलिटीज भी देनी थी, पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, अस्पताल, दवाइयां, भोजन, सब कुछ उपलब्ध कराना सरकार के ऊपर था। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। अमिनुल जी, देखिए कुछ दोस्त तो उन्होंने कांग्रेस पर भी मर दिया कि आप पुराने ऐसे बॉन्ड बनाकर चले गए जिनका इंटरेस्ट आज तक हम भर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर खासकर वो बात कर रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? 19 अक्टूबर को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि गरीबों के घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बच्चे आंसू पीने को मजबूर हो गए हैं और गरीबी का बुरा हाल है। आज ये बयान जब उन्होंने 2013 में दिया था तब पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, गैस सिलेंडर 350 रुपए का एक गैस सिलेंडर भराया जाता था।
अब आज भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात और आज देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। आज देश की जो स्थिति है, आज पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है। खाद्यान्न तेल की स्थिति आपने खुद व्याख्यान कर दी कि क्या स्थिति है। गैस सिलेंडर 7 महीने में 250 रुपए बढ़ चुका है। 300 350 होने पे स्मृति ईरानी जी संसद के बाहर गैस सिलेंडर लेके बैठ गई थी। भारतीय जनता पार्टी बैलगाड़ी लेके आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा कैबिनेट साइकिल पे चल रहा था। आज क्यों चुप्पी साध लेते हैं? आज आप क्यों नहीं जवाब देते कि आपने देश को कहां लाके खड़ा कर दिया? आज इतनी बेशर्मी की चादर क्यों ओढ़ ली जाती है? जी, आपने चुनाव लड़ा, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल की महंगाई 65 रुपए लीटर। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल स्वामी जी, जिस तरीके से दलीलें दी जा रही हैं, क्या ये पेंडेमिक का ही असर है या सरकार की नीतियों का भी फेलियर है? और क्या सरकार राहत देना भी चाहती है? क्योंकि अगर सरकार राहत देना चाहती तो ड्यूटी कम कर सकती थी, वो अभी तक नहीं की गई। मैं आ रहा हूं अमीनुल जी, आप कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, उसको ठीक कर लेते हैं। देखिए, वास्तविकता है, पेंडेमिक है। 100 साल में एक बार ऐसा पेंडेमिक आता है, ये सत्य है। सरकार की अर्थव्यवस्था, जो उसकी रेवेन्यू जनरेशन है, वो कम हो गया है, सत्य है। लेकिन असली मुद्दा ये है, जो दोनों वक्ताओं को ध्यान देना चाहिए, कि किसी देश की आय के 4 स्रोत हैं आज की तारीख में। एक है कॉर्पोरेट टैक्स, एक है इनकम टैक्स, एक है जीएसटी, और एक है जो पेट्रोल डीजल शराब पे टैक्स लिया जा रहा है जी। अगर आप इनकम टैक्स नहीं बढ़ाते, अगर आप इनकम टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स किससे लेते हैं? जिसकी आय है। कॉर्पोरेट टैक्स आप किससे लेते हैं? जो कॉर्पोरेट्स हैं, जिनको प्रॉफिट है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स आप कम कर देते हैं, अगर आप इनकम टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, और आय के स्रोत के लिए आप केवल पेट्रोल डीजल के टैक्स पर निर्भर करते हैं, तो एक परिकल्पना कीजिए आप, अगर $120 पर बैरल इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड के हो जाएंगे, तो ऐसी परिकल्पना कीजिए आय के स्रोतों का क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। मेरा निवेदन मात्र ये है, ये पेंडेमिक है, इस समय आय के स्रोत सूख गए हैं, ये सत्य है। लेकिन क्या आपको उन लोगों के पे इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिए जिनकी इनकम बढ़ रही है? 3% लोगों की इनकम पिछले 1 साल में बढ़ी है, 97% लोगों की इनकम कम हुई है। अगर आप जीएसटी के माध्यम से, अगर आप पेट्रोल डीजल पे टैक्स लेके उन लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं जो इंडिस्क्रिमिनेट टैक्स है, तो आप गरीब और मध्यम वर्ग पे बोझ डाल रहे हैं और उन कॉर्पोरेट्स को बचा रहे हैं जिनकी इनकम पिछले 1 साल में बढ़ी है। अगर आज मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख करोड़ 1 साल पहले था, जब पेंडेमिक नहीं आया था, आज उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ है। उस प्रमोटर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 33% है उसकी इक्विटी शेयर में। इसका मतलब उसका 2.5 लाख करोड़ का जो वर्थ थी, आज वो बढ़ के 4 लाख करोड़ हो गई है। 1.5 लाख करोड़ की 1 साल के अंदर उसकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या उन लोगों को जिनकी इनकम बढ़ी है शेयर मार्केट के माध्यम से, या इनकम टैक्स ना बढ़ने के माध्यम से, या किसी भी कारण से, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है, क्या उसका बोझ उन लोगों पे डालना उचित है जिनकी इनकम कम हुई है? आप किसान का दर्द समझिए। अगर किसान के डीजल के प्राइसेस में पिछले 6 महीने के अंदर 20% की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसकी जो उपज का दाम है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट होगा, तो देश की 60% जनता जो कृषि पे आधारित है, उसके इनकम का सोर्स क्या होगा? और देश की डिमांड क्रिएट कौन करता है? ये अल्प मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग करता है। अगर इसकी इनकम इफेक्ट हो जाए, जैसे वक्ता ने कहा, पूर्व वक्ता ने कहा कि इन्फ्लेशन 6-6.5% के आसपास है, ठीक। आज अगर लोगों की इनकम जो 10-12% बढ़ा करती थी पेंडेमिक आने के पहले, आप कल्पना कीजिए 10-12% अगर उनकी इनकम बढ़ जाए, ये इन्फ्लेशन 20% हो जाएगा। आज तो इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट में परचेजिंग पावर नहीं है और लोगों की डिमांड नहीं है। तो देखिए, वास्तविकता में टैक्स उनसे लेना चाहिए जिनकी इनकम है, और उनको राहत देनी चाहिए जिनकी इनकम कम हुई है, या जिनके उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, या जिनकी नौकरियां छूटी हैं, या जिनकी वेतन कटौतियां हुई। नेहा जी, जवाब दीजिए इस पे।
देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो सुझाव आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार लगातार इस पर काम करने का प्रयास भी कर रही है, चाहे पैकेज के माध्यम से, चाहे डीबीटी के माध्यम से। सरकार की प्राथमिकता यही है कि एक डायरेक्ट फ्लो के तहत लोगों के खातों में पैसे चले जाएं, लोगों के हाथ में उतना कम से कम हाथ में कैश इनफ्लो रहे कि उनका रोजी रोटी ये चलती रहे। और लगातार जब से पैंडेमिक रीओपन करने की तरफ, हम अनलॉक की तरफ बढ़े हैं, अगर मध्य प्रदेश विशेष की हम बात कर लें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले अगर कोई बैठक बुलाई कैबिनेट वो की, ये तो कह उस रहे पे हैं कि यही विचार कॉरपोरेट किया से गया आप टैक्स कि किस उनका कम कर तरीके रहे से। हैं, उनका टैक्स बढ़ाना चाहिए आपको। तो जहां मैंने आपसे कहा कि सुझाव वेलकम है और सरकार इन सब बातों पर ध्यान देती है। और सरकार की प्राथमिकता यही थी कि किस तरीके से रोजगार बढ़ाए जाए, किस तरीके से इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए एजुकेशन सेक्टर में भी, तो कि ये काम लोग नहीं जो कर रहा है, है इसका सेल्फ। मतलब जो सरकार इस वक्त लेके चल रही नीति वो काम नहीं कर रही मैम। अगर आप 500 रुपए डीबीटी के माध्यम से देती हैं तो उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ी है, या 1000 तो रुपए अगर मैंने, मजदूर के खाते में देखिए, जा रहा है। रेगुलराइज करने के लिए लुकिन जी, रेगुलराइज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनके हाथ में, उनके खाते में पैसा पकड़ाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि ये जो महंगाई बढ़ी है ये पिछले 2-3 महीने का असर है, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक तरीके से ठप पड़ गई थी। ये पैंडेमिक का काल था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, काम धंधे सारे बंद हो गए थे, हर सेक्टर में एक स्लो डाउन हुआ था। और जब धीरे धीरे वो चीजें वापस पटरी पे आ रही हैं, तो विशेषज्ञ ही बता रहे हैं, मैं तो अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ नहीं हूं, पर जितना समझती हूँ और जितनी बातें सुनी है मैंने, उसमें यही पता चल रहा है, क्योंकि अब हम वापस से एक फ्लो में आ रहे हैं, सारी चीजें रीओपन हुई हैं, तो ये सब लेकिन चीजें फ्लो में पटरी पर आएंगे आएंगी। नेहा जी, इसकी कोई गारंटी है? पेंडेमिक खत्म हो गया ये तो है, ऐसा तो है नहीं। लोकेन जी, आप भी तो आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कम होगा। नहीं, वो तो हमने आज जनवरी पैंडेमिक फरवरी में भी होने के देखा था। बावजूद, आज जनवरी फरवरी में पैंडेमिक हम होने अनलॉक के, में थे, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लगातार चर्चा हो रही थी उस पर। लेकिन क्योंकि चुनाव आया, चुनाव में वो रुक गए, तो उस पर डिबेट होनी बंद हो गई। एक बात ये है कि लगातार अगर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, तो देश के अंदर जिस तरीके से एमएसपी को दुगना करने का काम किया है, जिस तरीके से दुगनी हुई है हमारा उत्पादन की पूरी प्रक्रिया, जिस तरीके से क्रय विक्रय बढ़ा है, ये एक बहुत बड़ा तो सेक्टर ये है। और दोगुना दूसरी इस शर्त बात पे ये हुआ था है, क्या उसकी कॉस्ट भी दोगुनी हो जाए किसान की? देखिए, एक बात ये है लोकेश जी कि ये जो नहीं, ये फ्लो लॉजिक डिस्टर्ब समझ हुआ आता है जब कि मैं डिमांड और आपकी जो लागत है सप्लाई में उसको अंतर डबल कर आता देते हैं और है, उसके बाद बोलते हैं जब कि हम आपकी जो कॉस्ट मिलेगी आपको वो वापस से डबल मिलेगी। ये कैसा लॉजिक क्या है? क्या आप इस बात को मानेंगे जो मैंने कहा कि 60 से 75% खाद्य के तेल जो है बाहर से लेते हैं, जब वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा पैंडेमिक के साथ आ जाए और 100% फ्लो बंद हो जाएगा, जब वो चीज आनी कम हो जाएगी और डिमांड आपकी ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो क्या रेट में कोई फर्क नहीं आएगा? जैसे जैसे चीजें रेगुलराइज हो रही हैं, पेट्रोल डीजल में ओपेक कंट्रीज में भी लॉकडाउन है, हमारे यहाँ पे भी लॉकडाउन है, अचानक से लॉकडाउन खुलता है, उतना वहां से उत्पादन नहीं हुआ है, आप जब वो चीज देंगे तो महंगी होगी या नहीं होगी? अब जब वो रेगुलराइज हो रहा है सब कुछ, तो एक जब फ्लो बढ़ता है तो डिमांड और सप्लाई न्यूट्रलाइज होने लगता है। ये जब अंतर रहा बीच के 2-3 महीने में, हम वापस से अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आ रही है, और ये विशेषज्ञ बताते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो कम होने वाला है। आज पैंडेमिक के समय जहां पर हम पीक पर आने के बाद 6-6.25% तो आप आज यहाँ ये बैठकर कह सकती हैं नेहा जी, प्रधानमंत्री जब हमारे नेहा पास जी, थे, आप ये दावा कर सकती हैं यहाँ बैठकर कि आज से 6 महीने बाद पेट्रोल 80 रुपए में वापस मिलेगा? ये दावा आप कर सकती हैं क्या, अगर इतने विश्वास के साथ आप कह रही हैं? ये दावा, मैं आपसे ये कह रही हूँ लोकेन जी कि ये दावा तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री पे आपके पास नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं, क्योंकि सीधा लॉजिक जनता को ये समझ आता है कि जब कच्चा तेल महंगा आ रहा था हमारे पास, तब कम था रेट क्योंकि टैक्स कम लग रहा था। अब भी उतने ज्यादा रेट नहीं है, टैक्स बहुत हैवी है, लगभग 60-65% टैक्स में पैसा जा रहा है, और सरकार की आमदनी पेट्रोल डीजल से कम नहीं हुई है पेंडेमिक के दौर में भी। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या आपको आज से 2 साल पहले पता था कि हमारे देश में ऐसा कोई पैंडेमिक आ जाएगा या विश्व भर में ऐसा कोई पैंडेमिक होगा? क्या किसी को ये अनुमान था कि अर्जेंटीना में सूखा पड़ जाएगा और 100% खाद्य तेल जो है वहां पर आना बंद हो जाएगा? क्या हमें ये पता था? ये भी नहीं पता था ना कि 60-65% हमें टैक्स देना पड़ेगा, केवल हमें ड्यूटी देनी पड़ेगी किसी चीज पर।
इन चीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए ये बात है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे रेट कम हो। मुझे तो अफसोस इसलिए होता है जब कांग्रेस राजनीति करती है। मैं देश सीधा भर में सवाल अगर आप पूछ रहा हूं। उठाकर देखेंगे, मैं सीधा आप सवाल देश ये भर है में उठाकर देखेंगे तो कि सर्वाधिक पेट्रोल डीजल के दाम गंगानगर मैं आपसे चलिए जयपुर एक चीज मुंबई पूछता हूँ में नेहा है। जी, मैं नेहा जी एक चीज पूछता हूँ, मेरे पास समय कम है लेकिन फिर भी, कि जब रसोई गैस के लिए कहा गया था कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, सब्सिडी हम डायरेक्ट खातों में देंगे, वो लोग पूछते हैं आज कि वो सब्सिडी कहाँ गई? क्या लोगों को बताया आपने कि हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे अब, या बहुत कम कर रहे हैं, उसको न्यूनतम कर रहे हैं? लोगों को तो यही बताया गया था ना कि आपको 400 रुपये मिलता रहेगा और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो आपकी वापस बैंक अकाउंट में मिल जाएगी, यही था। देखिए, सब्सिडी अभी भी सरकार ने बंद नहीं करी है। मैंने आपसे कहा कि जब परिस्थितियां बदली हैं, सरकार ने अपने तरफ से हर सुविधा को मुहैया कराने का प्रयास किया है। और ये पैंडेमिक के समय बहुत सारी आप चेक चुनौतियां कीजिएगा थी कुछ और लोगों उस से पर कितनी सरकार ने सब्सिडी काम उनकी आ करने का। रही है। अमीनुल जी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बात रखिए सर, समय नहीं है मेरे पास। देखिए लोकेश जी, 2014 से सरकार बनी, पैंडेमिक आज है। आपने वादा किया था कि जीडीपी आप डबल फिगर में लाएंगे, आज माइनस में पहुंच गई। आपने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 14 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए। आपने वादा किया था स्वामीनाथन कमीशन की आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, 150% एमएसपी किसानों को देंगे। आपने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। महंगाई की स्थिति आपने बहुत रूप से स्पष्ट कर दी। ये 1,40,000 करोड़ के बॉन्ड की बात कर रही थी नेहा जी, तो वो 2026 में मैच्योर होके आपको मिलेंगे। 4 लाख करोड़ साल में सरकार पेट्रोल डीजल की लूट से जनता से कमा रही है, पर कोरोना काल में वही पैसा जो जनता से लूट रही है, जनता की मदद करने को मना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रही है कि हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। ये सरकार अपने हर वादों से मुकर गई और अब तो तानाशाही रवैये पे आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जो वादे किए थे, कहां है? उन पे जवाब क्यों नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम पे आपने वोट मांगे थे? काला धन हो, महंगाई हो, रोजगार हो, स्वामीनाथन। आखिरी कमेंट अखिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से सर? उन सब बातों पे बात क्यों नहीं देखिए, करते? बिल्कुल जो नेहा जी ने बात कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बात कहा करते थे, वो कहते थे सरकार का मात्र एक काम है कि गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाया जाए। आज के तारीख में जो पेंडेमिक की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, वो मध्यम वर्ग है और अल्प मध्यम वर्ग है। और जो उच्च वर्ग है, जो कॉर्पोरेट वर्ग है, उसकी इनकम डबल हुई है। तो ये जो शोषण हुआ है गरीब का, ये केवल ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता ये इस पर ध्यान देना होगा। उनको टैक्स करने समय नहीं है मेरे पास। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो महंगाई अगर दिख रही है तो इस पर एक्शन ले लिया जाए, नहीं तो फिर जनता सब जानती है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।